जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। आप सदैव स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। सीटेट की तैयारी में पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना अति आवश्यक है। आपके समक्ष पूर्व वर्ष 16 फरवरी 2014 के हिंदी के 30 प्रश्नों का सेट प्रस्तुत है। इसके अभ्यास से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अवलोकन की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को आत्मसात कर लें। अब पहला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। बैंकों में धनराशि का लेन देन होता है। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? शिक्षक ज्ञानवान है। शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। शिक्षक अपने पूरे जीवन काल में छात्र ही बना रहता है। जीवन भर उसके सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। वह छात्रों से भी बहुत कुछ सीखता है, परंतु छात्र इस वास्तविकता को कभी जान नहीं पाते कि शिक्षक के शिक्षित होने में उनका भी योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं होते। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। शिक्षक छात्र को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षक के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है। शिक्षक श्रेष्ठ हैं और छात्रहीन है। आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है। परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। दूसरों को परम अज्ञानी परिभाषित करना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। शिक्षक को श्रेष्ठ और छात्र को हीन कहना उत्पीड़न की विचारधारा होती है। गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों, उत्पीड़ितों की दशा, शिक्षितों की दशा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। अक्सर देखा गया है कि शिक्षक और छात्र के बीच अनुकूल तालमेल नहीं होता है। गद्यांश में इन दोनों के मध्य संबंधों पर करारा व्यंग किया गया है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण जिज्ञासु होगा।
किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता, विचारधारा। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। वास्तविकता का मूल रूप वास्तव होता है। इसके अंत में इक और ता प्रत्यय लगा है। वास्तव में इक प्रत्यय लगने पर वास्तविक शब्द बना है। फिर वास्तविक में ता प्रत्यय जुड़कर वास्तविकता शब्द का निर्माण हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है केवल, एकांत, बहुत, बिल्कुल। नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल होता है। डैश उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित, प्रतिस्थापना। रेखांकित शब्द सिद्ध के स्थान पर प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सिद्ध और प्रमाणित दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपने तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहानी, कविता, गीत और नाटक में सांस्कृतिक छटा प्रदर्शित होती है, जिसके प्रभाव से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर के बच्चे भाषा सीखने के उपरांत अपनी बात दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम हो सके, इसी कुशलता का विकास करना भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। अपनी भावनाओं या विचारों को दूसरों से साझा करना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, बातचीत कहलाता है। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। पहली कक्षा के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ ग्रहण करना और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए।
इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य संदर्भानुसार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना तथा बच्चे की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंधों को विस्तार देना होता है, परंतु सुनी गई बातों को शब्दशः दोहराना कदापि नहीं होता है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषा कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आते हैं। ये सभी कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने अर्थात अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने का उत्तम साधन होता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। बच्चे दूसरों के गतिविधि को देखकर सीखते हैं, अतः भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। नासिरा को पठन संबंधी अक्षमता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों, परस्पर अंतःक्रिया। बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर शीघ्रता से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के विचारानुसार कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चों के भाषा को कक्षा में शामिल करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे कक्षा में उपस्थित बच्चों को भिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना,
बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना होता है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? बच्चों से ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे भाषा क्षमता का सही आकलन हो सके, अर्थात बच्चों में तर्क शक्ति विकसित हो सके। आम के कितने कीमत होने चाहिए और क्यों इतने कीमत होने चाहिए? इस प्रश्न से बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। बच्चों को बाल साहित्य बहुत रुचिपूर्ण लगते हैं, अतः प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। गीता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? काव्यांश के अनुसार कविता उनके पक्ष में खड़ी है या समर्थन करती है जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो दूर और गहराई तक सोच और समझ सके। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शिता से लैस होते हैं। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। ऊंचे से सपनों को निमंत्रण देने का भाव उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने हेतु प्रयासरत रहना होता है। तम शब्द का पर्याय है यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तम शब्द का पर्याय अंधकार होता है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। इस काव्य पंक्ति में विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने न झुकने की बात की गई है। सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना। सीधी रीढ़ का आशय है जो झुकने को विवश नहीं होते हैं, अर्थात जो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होते हैं वे विपरीत परिस्थितियों और अन्याय के सामने बिना झुके निर्भीक होकर सामना करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको भाषा हिंदी की विषमता दूर हो गई होगी।
यदि ऐसा है तो कृपया कमेंट कर बताएं, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।